जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होने चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 2 को स्टार्ट करें। यहाँ पे जो टॉपिक है वीक 2 में यहाँ पे टॉपिक नंबर 13 से 24 तक है। अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं देखे तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 13 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रिएटिंग एंड ओपनिंग फाइल यूजिंग विंडोज़ एपीआई, यानी विंडोज़ एपीआई के थ्रू आप कैसे कोई फाइल को क्रिएट या ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इस एपीआई की बात हो रही है कि अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ ना, जैसे ये आ रहा है ओपन, या इसको या इसी तरह अगर मैं कोई फाइल को न्यू को क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये जैसे मैंने न्यू किया है ना, तो यहाँ पे ये जो भी फाइल यूज़ हो रही है ना, इसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्रिएट एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट फाइल और ये वाली एपीआई यूज़ करते हैं। क्रिएट फाइल को जो एपीआई है ना इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं वो यूज़ होते हैं। अगर इसकी रिटर्न टाइप की बात करें तो ये हैंडल है। रिटर्न टाइप ये है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो क्या चीज़ आपको रिटर्न बैक करेगी, तो ये जो रिटर्न करेगी हैंडल करेगी। और ये सिर्फ तब रिटर्न करती है जब अगर कोई ओपनिंग है ना वो सक्सेसफुल हो या क्रिएशन है। जब अगर आप कोई फाइल सक्सेसफुल ओपन कर लेते हैं या कोई फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं तो वहाँ पे जो आपको रिटर्न करेगी हैंडल सिर्फ तब ही रिटर्न करेगी। तो पैरामीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, यहाँ पे मैंने इनको नंबरिंग भी दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर की बात करें तो ये होगा एलपी फाइल नेम, यानी कि सबसे पहले तो आप उसका फाइल नेम देगा ना जिस फाइल को आप क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो ये है DW डिजायर्ड एक्सेस। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो 32 बिट डबल वर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि या तो जेनेरिक रीड को यूज़ करेगा या जेनेरिक राइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हाईलाइट में ज़रा क्वेश्चन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द टू यूज़ ऑफ DW डिजायर्ड एक्सेस। ये मिड टर्म में क्वेश्चन आता रहा, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। इसके जो यूज़ है ना दो, तो इसको हम जेनेरिक रीड या राइट एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड पैरामीटर की बात करें तो वो है DW शेयर मोड। तो यहाँ पे 0 अगर आप देते हैं ना तो इसका मतलब है कि वो फाइल जो है ना वो शेयर नहीं की जाएगी। और अगर आप फाइल शेयर रीड अगर आप ये आर्गुमेंट पास करते हैं ना तो इसका मतलब है कि वो शेयर की जाएगी, यानी कंकरेंट रीड है ना उसके लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड नंबर पे यूज़ करते हैं ना फाइल शेयर राइट, तो इसका मतलब है कि आप उसे राइटिंग पर्पज़ के लिए भी शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 मोड होते हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले जो 0 होगा ना वहाँ पे बिल्कुल फाइल शेयर नहीं की जाएगी। और अगर आप फाइल शेयर रीड करते हैं ना तो वहाँ पे उस फाइल को सिर्फ रीड किया जा सकेगा। और अगर आप फाइल शेयर राइट करते हैं ना तो उस फाइल को राइट किया जा सकेगा, यानी उसके अंदर राइट भी किया जा सकता है कोई चीज़। तो यहाँ पे ज़रा ये इसको हाईलाइट किया, तो यहाँ पे इसका ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर्मेटा में, और अगर इसकी बात करें ये 5 मार्क्स आता है। डिफाइन पर्पज ऑफ DW शेयर मोड एंड राइट 3 वैल्यूज ऑफ इट। पर्पज तो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि पर्पज ये है कि ये दिस मोड स्पेसिफाइज हाउ द फाइल इज शेयर, यानी कि फाइल कैसे शेयर की जाएगी। और 3 मोड अभी हमने देख लिए, 0 होगा, फाइल शेयर रीड है, फाइल शेयर राइट है। फोर्थ पैरामीटर की बात करें तो है LP सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, और ये पैरामीटर है सिक्योरिटी एट्रीब्यूट को शो करता है। और अगर DW क्रिएट की बात करें 5वां पैरामीटर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कहता है कि न्यू फाइल हमने बनानी है जो अगर एग्जिस्टिंग फाइल कोई है उसको ओवरराइट करना है, यानी अगर कोई पहले से फाइल है ना तो उसको डिलीट करके उसकी जगह पे न्यू फाइल बना देगा। अगर आप DW क्रिएट में न्यू ऑप्शन यूज़ करते हैं ना क्रिएट न्यू का, तो यहाँ पे अगर आप कोई फाइल न्यू क्रिएट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे अगर तो ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करते हैं ना उसी नेम से, तो वहाँ पे वो फाइल जो है वो फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप DW क्रिएट में क्या करते हैं कि क्रिएट ऑलवेज इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फाइल है ना अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना तो वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देगी, यानी यहाँ पे ये फेल नहीं होगी। अगर तो न्यू फाइल मतलब पहले से नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो न्यू फाइल बना देगी, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई फाइल वहाँ पे पड़ी हुई है तो वहाँ पे उसकी जगह पे न्यू फाइल आ जाएगी। और अगर आप इसे ओपन यूज़ करने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ओपन एग्जिस्टिंग, अगर आप ये फंक्शन पास करते हैं ना तो अगर तो कोई फाइल है आपने उसका नेम दिया हो, यानी कि फाइल का नेम है CS 609, अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इसको ओपन कर देगी, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर देगी तो ये फेल हो जाएगी। और अगर आप ओपन ऑलवेज कर दे तो यहाँ पे क्या करेगी, अगर तो कोई ऑलरेडी फाइल पड़ी है तो वहाँ पे उसको क्या करेगी कि उसको ओपन कर देगी, लेकिन अगर वहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी हो तो उसी नेम से क्रिएट करके पहले क्रिएट करेगी, उसके बाद उसको ओपन कर देगी। यहाँ पे नेम से आपको पता चल जाएगा ओपन ऑलवेज। 6 की बात करें DW फ्लैग्स एंड एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे जो न्यू फाइल है ना उसके एट्रीब्यूट को शो करती है। लेक्चर 14 की बात करें, यहाँ पे है रीड फाइल। जैसे अभी हमने देखा ना क्रिएट फाइल, तो यहाँ पे जो 14 है यहाँ पे रीड फाइल का, आप किसी भी फाइल को रीड कैसे करते हैं। इसके लिए जो यूज़ की जाती है वो रीड फाइल एपीआई यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो बूलियन होगी, यानी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो रीड फाइल एपीआई ने इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनको लाइन बाय लाइन अलग अलग लाइन में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो इनको सारी एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे अगर ये है ना हैंडल फाइल, आप क्या करें इसको कॉपी करके इसी लाइन में लिख दें, यानी कॉमे के बाद ये वाले लिख दें, उसके बाद ये वाला कॉपी करके उसी लाइन में लिख दें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो रीड फाइल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सबसे पहले जो होगा, जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक हैंडल आएगा, यानी कि जब तक उस फाइल का हैंडल नहीं आएगा
आप उसे रीड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या होगा कि ये जो डाटा को रीड करता है ना, ये बफर के साइज में, यानी कि छोटे छोटे करके उनको बफर करके उनको रीड करता है। तो दूसरा जो इसका होगा पैरामीटर वो होगा एलपी वॉइड एलपी बफर आ जाएगा। तो आपने लॉजिकली सोचते जाना कि सबसे पहले तो आपको फाइल नेम चाहिएगा, उसके बाद जो एलपी बफर साइज होगा वो चाहिए होगा, और तीसरे नंबर पे होगा कि आप नंबर ऑफ बाइट है ना टू रीड, यानी कि कितने नंबर ऑफ बाइट है उनको रीड करना चाहते हैं। और अगर 4 की बात करें तो यह नंबर ऑफ बाइट्स रीड, यानी कि कितने बाइट जो है वो रीड कर लिए हैं। और लास्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा ना वो होगा एलपी ओवरलैप्ड। अगर तो आप फाइल को कॉन्करेंट मोड में ओपन नहीं करते तो रीड फाइल क्या है, यानी जब भी आप इस एपीआई को यूज करेंगे ना तो ये किसी जो फाइल की होगी ना उसकी जहाँ पे करंट पोजीशन होगी ना, यानी कि अगर स्टार्ट में यह है या मिड में है या आखिर पे है, तो वहां से रीड करना स्टार्ट कर देगी। सो यहाँ पे जरा हाईलाइट क्यों, यहाँ पे एमसीक्यूज देख लें। यहाँ पे एमसीक्यूज है इफ द फाइल इज नॉट ओपन इन कॉन्करेंट मोड देन रीड फाइल एपीआई स्टार्ट, तो यहाँ पे करंट पोजीशन से स्टार्ट करेगी। और इस तरह अगर हमने यहाँ पे भी हाईलाइट किया तो यहाँ पे देखिए द विंडोज एपीआई डैश यूज टू रीड डाटा फ्रॉम ए फाइल एंड स्टोर इट इन ए बफर क्रिएट फाइल। इसका जो आंसर है वो है क्रिएट फाइल। तो यहाँ पे है कि अगर ये जो एंड ऑफ फाइल, यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी कि फाइल जो ओपन होती है ना तो वहाँ पे जो रीड कर रही थी, यहाँ पे जैसे जस्ट सपोज के एक लाइन इसने रीड करनी थी, तो यहाँ पे अगर ये इस वाली पोजीशन में है ना तो यहाँ पे किसी चीज़ को रीड नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलपी नंबर ऑफ बाइट रीड है ना तो यहाँ पे इसको क्या कर देगी, सेट 0 कर देगी, यानी इस वाले जो आर्ग्यूमेंट है ना इसको 0 कर देगी। तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर कोई भी पैरामीटर आप इनवैलिड दे देते हैं ना तो यहाँ पे इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है यहाँ पे ऊपर वाले, इनके ऊपर डेफिनेशन दी कि इनका क्या मतलब है, आप इनको देख लीजिएगा। तो जैसे रीड फाइल है ना, यहाँ पे एक राइट फाइल भी है। जब आप किसी फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट फाइल एपीआई को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये कि राइट फाइल एपीआई इज यूज टू राइट डाटा फ्रॉम बफर टू फाइल। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज में आए, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा राइट फाइल। अच्छा, इस एपीआई को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, जैसे रीड की बूल थी ना, इसकी भी बूल होगी, यानी कि ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर राइट फाइल की पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हैंडल एच फाइल होगा। जैसे हम किसी भी फाइल का सबसे पहले तो हमें उसका हैंडल चाहिए होगा, उसके बाद रीड एपीआई की तरह एलपी जो बफर साइज होगा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड था, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बाइट टू राइट है। और इस तरह सेकंड नंबर की बात करें एलपी नंबर ऑफ बाइट रिटर्न, यानी कि आपने कितने बाइट जो है उनको राइट कर लिया है। और लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो है एलपी ओवरलैप्ड। यहाँ पे ये भी आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप पेपर के अंदर चाहें तो एक ही लाइन में लिख दें, चाहे तो जैसे ये मैंने लिखा हूँ आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस एपीआई को, यानी जो भी एपीआई है ना, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, सब पहले एक आर्गूमेंट आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर यहाँ पे क्योंकि जगह स्पेस थोड़ी तो इसलिए यहाँ पे वो नीचे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे ये आर्गूमेंट आ गया, और उसके बाद ये थर्ड लाइन में ये आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी लिखना चाहें, क्योंकि एक लाइन में तो पूरे नहीं आ रहे, तो इसलिए सेकंड और थर्ड लाइन में आ गए। आप चाहें तो ऐसे लिख दें, और आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट है, इसको तो देख लेते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज है फाइनल द रिटर्न टाइप ऑफ राइट फाइल फंक्शन इज। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि रीड फाइल जो एपीआई और राइट फाइल एपीआई दोनों की जो रिटर्न टाइप है वो बूल है, यानी कि या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि टॉपिक 15 की बात करें तो क्लोजिंग अ फाइल। जब आपने कोई फाइल जो है ना वो क्रिएट कर ली, ये ओपन कर ली, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करनी थी, तो वहाँ पे आपको पता है कि एक हैंडल रिटर्न होता है। हैंडल आप दरवाजे के ऊपर हैंडल की तरह समझ लें। तो यहाँ पे जब तक वो हैंडल रहता है ना तो वहाँ पे सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं ना उसके ऊपर यूज हो रहे होते हैं। तो जब वर्किंग जो होती है ना कंप्लीट हो गई होती है, तो वहाँ पे उस हैंडल को जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ताकि जो सिस्टम के रिसोर्सेज है ना उसको वापस चले जाए। तो इस पर्पज के लिए जो यूज होते हैं ना वो क्लोज एपीआई को यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं इस फाइल को यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई चीज़ राइट कर रहा हूँ या रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा तो ये क्लोज फाइल नहीं होगा, और सिस्टम है ना यहाँ पे इसको रिसोर्सेज यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे क्लोज करने के बाद जैसे मैं सेव करूँ या डू नॉट सेव करूँ, जो भी करूँ ना, तो यहाँ पे जब मैंने ये किया ना तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो सिस्टम को वापस चले गए हैं। और इस पर्पज के लिए जो एपीआई यूज की गई है वो क्लोज फाइल एपीआई को यूज किया गया है। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसको जो हैंडल हम इसको क्लोज फाइल एपीआई को जो पास करेंगे ना, वो सिंपल सी बात है, हैंडल को पास करेंगे। तो यहाँ पे देखें, क्लोज फाइल को आप एपीआई को जब यूज करते हैं कुछ ऐसे होता है, यानी क्लोज फाइल और यहाँ पे हैंडल होगा और यहाँ पे फाइल नेम होगा। यहाँ पे फाइल नेम जो है वो है CS609 और इसका जो फॉर्मेट है ना वो है PDF। तो जब क्लोज फाइल होगी ना तो यहाँ पे इस नाम की जो भी फाइल होगी ना उसको क्लोज कर दिया जाएगा। अब अगर तो इस नाम की फाइल जो है ना फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। यानी यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो रिटर्न टाइप हो जाएगी वो भी बूल हो जाएगी। तो जब या अगर तो ये फाइल है एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे बूल की जगह ट्रू हो जाएगी, यानी कि ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा, यस के इस फाइल को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन अगर ये इस नाम की जो फाइल है ना वो एक्सिस्ट नहीं कर रही, यानी कि वो डिलीट हो गई या है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो कि बाय मिस्टेक इसका नेम जो है ना वो यहाँ पे कुछ ऐसे हो गए, तो अब ये फाइल तो एक्सिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा, यानी कि इस फाइल को क्लोज नहीं किया जा सका। या इसी तरह अगर इस फाइल को, जैसे अगर ये फाइल है तो अगर इसको ऑलरेडी क्लोज किया जा चुका है ना, यानी किसी और फंक्शन के थ्रू, तो जैसे ही आप ये दोबारा अगर इसको रन कर देते हैं ना तो वहाँ पे भी फॉल्स कर देगा, क्योंकि ये तो फाइल जो है ना ऑलरेडी क्लोज है, तो अब इसको दोबारा तो क्लोज नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे भी ये क्या करेगी, फॉल्स को रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यही लिखी हुई हैं। और यहाँ पे एमसीक्यूज भी, यहाँ पे आप देख लें एमसीक्यूज क्या है,
अगर आप आर्गुमेंट में क्या करते हैं कि इनवैलिड हैंडल, जो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डिलीट हो चुकी है, ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, तो ऐसे हैंडल अगर आप इसको पास कर देते हैं ना, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लेक्चर 16 की बात करें, यहाँ पे जेनेरिक करैक्टर। तो यहाँ पे विंडो जो होते हैं ना, एस की 8 बिट स्टैंडर्ड और एस की यूनिकोड जो 16 बिट स्टैंडर्ड, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो विंडोज़ के पास जो डिफरेंट एपीआई फंक्शन होते हैं ना, डील करते हैं, यानी कि अगर आप 8 बिट जो स्टैंडर्ड है एस की को वो यूज़ करें तो उसके लिए अलग से एपीआई का फंक्शन होगा, और अगर 16 बिट का तो यहाँ पे उसके लिए अलग से फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ज़रा हाईलाइट क्यों, यहाँ पे इसके एमसीक्यूज भी देख लें। यूनिकोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ कितने बिट्स का है, तो 16 बिट का, आप यहाँ पे देख लें 16 बिट। और सेकंड एमसीक्यूज की बात कर लें तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज सपोर्ट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि बहुत एसकी और यूनिकोड है, दोनों को सपोर्ट करता है। अच्छा, यूनिकोड का उन्होंने बताया कि अगर आप यूनिकोड को यूज़ करते हैं तो आप इसमें अदर लैंग्वेज जैसे कि अरेबिक है, चाइनीज़ है, उर्दू वगैरह, इनके जो फॉन्ट वगैरह होते हैं ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो यूनिकोड के लिए अलग से होता है और एसकी करैक्टर के लिए अलग से होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने जेनेरिक प्रोग्राम देखा होगा। जेनेरिक प्रोग्राम ऐसा होता है कि आप डिफरेंट चीज़ों के लिए वो सेम प्रोग्राम को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो जेनेरिक प्रोग्राम ऐसा है कि यहाँ पे एसकी कोड उसको भी यूज़ कर सकता है और यूनिकोड है उसको भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे विंडो क्या कहता है कि यूनिकोड और एसकी कोड दोनों के लिए अलग अलग से डाटा सेट वगैरह प्रोवाइड करता है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया सेट ऑफ डाटा टाइप फॉर यूनिकोड, यानी कि यूनिकोड के लिए अलग से डाटा टाइप होती हैं, और एक सेट ऑफ डाटा टाइप फॉर जेनेरिक कोड, यानी कि जो होंगे T4 हो गए, LPT STR हो गए, LPCT ST होगी, इस तरह के कुछ होते हैं डाटा टाइप, ये जेनेरिक मोड के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यूनिकोड को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे विंडोज ए से पहले आपको दो फाइलें इंक्लूड करना पड़ेंगी। पहले ये शार्प डिफाइंड यूनिकोड और दूसरे नंबर पे शार्प डिफाइंड अंडरस्कोर यूनिकोड। तो जैसे ही आप इन दोनों फाइलों को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जेनेरिक डाटा टाइप है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, यूनिकोड जो डाटा टाइप होंगे ना उनसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप कर देते हैं। लेक्चर 17 की बात करें तो यहाँ पे जेनेरिक फंक्शन, तो जैसे जेनेरिक डाटा टाइप होते हैं ना, इसी तरह विंडो में जेनेरिक फंक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल बताए जेनेरिक फंक्शन की, जैसे TCSCMP, यानी कि आप इसको इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एमसीक्यूज भी यहाँ पे आप देख लें, TCSCMP इज फंक्शन टू कंपेयर द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है जेनेरिक। जेनेरिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेनेरिक फंक्शन है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये भी जेनेरिक फंक्शन है। और यहाँ पे कुछ और फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे 4 अपर, इसी तरह इज 4 अल्फा न्यूमेरिक और कंपेयर स्ट्रिंग। तो इस तरह के फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले भी जो है ये जेनेरिक फंक्शन है, इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे करैक्टर अपर के लिए हम अगर चेक करना चाहते हैं कि करैक्टर जो है वो अपर केस है या लोअर केस है, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर करैक्टर में अल्फा न्यूमेरिक कीज वगैरह करैक्टर वगैरह यूज़ किए गए तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों जो फंक्शन है ये जेनेरिक फंक्शन की एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे जेनेरिक मेन को उन्होंने दिखाया गया, तो हमें C++ में देखा है कि क्या होता है कि इंट और मेन, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जेनेरिक फंक्शन, इसका कैसे बनाया गया मेन का, यहाँ पे होगा इंट और अंडरस्कोर और टी मेन। यहाँ पे जो फर्क आया ना सिर्फ अंडरस्कोर और टी का है, बाकी सारा वैसे का वैसा C++ में हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है ना सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर और टी का फर्क डाला गया है। तो इससे क्या होगा, ये जो फंक्शन बन गया ये मेन तो बन गया, लेकिन इसके साथ ही जेनेरिक फंक्शन बन गया है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको C++ में भी पढ़ा है कि window.h और T4.h इस तरह की फाइलें जो होती हैं ये मेन फंक्शन से पहले यूज़ आती हैं। और ये भी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि उसके लिए दो एपीआई रखी जाती है। यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे फॉर एग्जांपल है टेक्स्ट आउट के लिए यहाँ पे दो तरह की एपीआई होंगी। टेक्स्ट आउट ए यानी कि 16 बिट एपीआई होगी, इस तरह टेक्स्ट आउट बी यहाँ पे 32 बिट एपीआई होगी। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से आपने तैयार करना है। यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यूज है वो मेंशन कर दी, बाकी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यूनिकोड की स्ट्रेटजी लिखी हुई है। तो यहाँ पे जब न्यू कोड लिखा जा रही है, जो एग्जिस्टिंग है उसको अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पॉलिसी हो सकती है, जैसे कि आप या तो इग्नोर कर दें यूनिकोड पॉलिसी, उसको इग्नोर कर दें, और आप सिर्फ 8 बिट को उसको यूज़ कर लें, यानी कि 16 बिट को यूज़ ना करें, सिर्फ 8 बिट को यूज़ कर लें। और 16 बिट को आप वैसे इग्नोर कर दें। और उसके बाद क्या है कि आप डाटा टाइप लाइक 4 इसको यूज़ कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ जो विंडो है ना वो ज़्यादातर इसको यूनिकोड को इग्नोर नहीं कर सकती। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट एफ का है, स्कैन एफ का है, ATOI का है, आप ये फंक्शन इनको यूज़ कर लें। या फिर आप क्या करें कि आप जेनेरिक कोड पॉलिसी को यूज़ कर लें। यहाँ पे क्या होगा, आप जब यूनिकोड मैक्रो यूज़ करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर 8 बिट का है तो यहाँ पे वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर यूनिकोड यानी कि 16 बिट का तो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें आप क्या करते हैं कि जेनेरिक फंक्शन आप ये यूज़ कर ले। तो इस तरह जेनेरिक डाटा टाइप है, जेनेरिक फंक्शन जेनेरिक डाटा टाइप ऐसी होती है कि जो दोनों में यूज़ हो सकें। यानी फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एस की जो होगा 8 बिट उसको भी यूज़ कर सके, और अगर एस की 16 बिट का अगर कोई चीज़ आ जा सकती है तो उसको भी हैंडल कर सकें। और इस तरह डाटा टाइप की बात करें तो ये दोनों में जो डाटा टाइप होती है ना उनको यूज़ किया जा सकें। और यहाँ पे एक और पॉलिसी है कि सिर्फ आप यूनिकोड की पॉलिसी कर लें। यहाँ पे क्या कि आप सिर्फ यूनिकोड है उसको यूज़ करें, यानी कि 8 बिट को यूज़ ही ना करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यूनिकोड जो फंक्शन है ना उनको आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो आपके डाटा टाइप है ना वो बहुत ही वाइड होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 8 बिट की चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकेगा।
और यहाँ पे एक और पॉलिसी, यहाँ पे एक पॉलिसी ये है कि आप यूनिकोड की भी यूज़ करें, उसके साथ साथ 8 बिट पॉलिसी इसको भी यूज़ करें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये दोनों को ही हैंडल कर सकेगी, यानी कि यूनिकोड की भी हैंडल कर सकेगी और 8 बिट को भी हैंडल कर सकेगी। और आप दोनों के लिए अलग से कोड लिखते हैं, यूनिकोड के लिए भी अलग से लिखते हैं और 8 बिट के लिए भी अलग से लिखते हैं। और ये तब डिसाइड किया जाता है जब भी कोई चीज़ रन होती है ना, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे 8 बिट है या यूनिकोड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ हो जाती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो यूनिकोड होते हैं ना सेट, जो वो अब ज़्यादातर उसी को यूज़ किया जा रहा है, यानी कि इस वाली पॉलिसी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आधा एमसीक्यूज़ आएगा, तो आप इसको सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से ही तैयार करें।